नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 41 जिंदगियां, 400 घंटे की जद्दोजहद, 140 करोड़ लोगों की दुआएं और आखिरकार मेहनत रंग लाई। 41 मजदूर जो टनल में 17 दिनों से फंसे थे, उनकी उम्मीदें जीत गई। सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां तो कई आई, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छूटा, भरोसा नहीं डगमगाया। अब से कुछ मिनट पहले एनडीएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी कि सिर्फ 2 मीटर का फासला बचा है। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि 41 जिंदगियों के साथ उन्हें बचाने में जुटे सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी भी महफूज रखनी है। जाहिर है 2 मीटर की दूरी पर कुछ देर में पाट ली जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के बिल्कुल करीब है। पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए इस ऑपरेशन को देख रहा है। सबकी धड़कनें तेज हैं और इंतजार है तो बस उस सिलसिले का जब एक एक करके सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं, एयरलिफ्ट की तैयारी पूरी है। ये पूरा ऑपरेशन कितनी चुनौतियों से भरा रहा, आपके लिए जानना भी जरूरी है। इसी पर आज करेंगे चर्चा और एक दिन की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि इन 17 दिनों में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो 12 नवंबर को यह हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से मजदूर टनल में फंस गए। रेस्क्यू शुरू हुआ तो सबसे पहले उन तक ऑक्सीजन, दवा, खाना पीना, इन तमाम चीजों की सप्लाई की गई। दूसरे दिन 13 नवंबर को 20 मीटर के अंदर पाइप डाली गई। तीसरे दिन 14 नवंबर को ऑगर मशीन और हाइड्रोलिक जैक काम पर लगाए गए। चौथे दिन 15 नवंबर को ऑगर मशीन खराब हो गई, जिसके बाद दिल्ली से दूसरी मशीन एयरलिफ्ट करके लाई गई। पांचवें दिन 16 नवंबर को अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। 18 मीटर तक पाइप डल भी गई। लेकिन छठे दिन 17 नवंबर को ड्रिलिंग के रास्ते में पत्थर आ गया। इंदौर से नई ऑगर मशीन मंगवानी पड़ी। सातवें दिन 18 नवंबर को दिन भर काम रुका रहा। 5 जगहों से ड्रिलिंग की नई योजना बनाई गई। आठवें दिन 19 नवंबर को सिलकियारा एंड से ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई। 9वें दिन 20 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग का फैसला हुआ। 6 इंच पाइप से फूड सप्लाई की गई। 10वें दिन 21 नवंबर को एंडोस्कोपी कैमरा अंदर भेजा गया, जिसके बाद फंसे हुए मजदूर नजर आए। 11वें दिन 22 नवंबर को ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हुई। 12वें दिन 23 नवंबर को अचानक अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया, काम रुक गया। 13वें दिन 24 नवंबर को ऑगर मशीन स्टील पाइप में फंस गया। दूसरी तरफ एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल हुआ। 14वें दिन यानी 25 नवंबर को तब बड़ा झटका लगा जब ऑगर मशीन ही टूट गई। 18 घंटे तक काम रुका रहा। 15वें दिन यानी 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 20 मीटर तक खुदाई कर ली गई। 16वें दिन 27 नवंबर को रेड माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग का काम शुरू किया और 17वें दिन यानी आज 28 नवंबर को ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सिर्फ 2 मीटर की दूरी बची है। उसके बाद सभी 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर आ जाएंगी। उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। टनल के बाहर हलचल बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री धामी टनल के पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ जनरल वीके सिंह लगातार टनल के अंदर मौजूद हैं, लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद बस इसी बात की है कि बहुत जल्द वो 2 मीटर का जो फासला है वो भी तय कर लिया जाएगा। सबसे पहले आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। क्या है लाइव तस्वीरें और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ सीधा ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए, फिलहाल कितना फासला बचा हुआ है मजदूरों तक पहुंचने में? प्राची, हम आपको औपचारिक तौर पर कंफर्म एक बार फिर से बता दें कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। हालांकि जनरल अता हसनैन कह रहे हैं प्रिकॉशनरी तौर पर कि 2 मीटर अभी बाकी है, लेकिन हमें मल्टीपल सोर्सेज जो कि अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अपने पूरी मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ पाइप के अंदर जाकर जो रेकी है वो कर चुके हैं और अब उसके बाद एक एक करके थोड़ी देर बाद इन सभी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इसीलिए प्रिकॉशनरी तौर पर अभी अंदर हॉस्पिटल सेटअप किया गया है 5 बेडेड का, जो करीबन 10 बेड तक एक्सटेंशन है उसका। उसके अलावा कैनोपी लगाई गई है जिसके अंदर सामान रखा गया है और एक नीचे जमीन पर बेड बिछाया गया है। उसके साथ साथ दवाइयाँ, मेडिसिन और ब्लड प्रेशर मशीन, फर्स्ट एड और चाय नाश्ता का इंतजाम अंदर ही किया गया है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने भी औपचारिक तौर पर इस बात को कहा कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जनरल वीके सिंह ने औपचारिक तौर पर जो वो खुद अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा जो एनडीआरएफ के ऑफिशियल हैं और यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, यानी 41 वर्कर्स के जो लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसे कंफर्म करते हुए इस बात को कहा कि अब से कुछ देर का इंतजार करना होगा ताकि पूरे पैरामीटर्स और डेब्री देखा जाए।
जो एक और कंपनी एजेंसी है मपई, जो कि जिसको ऑल्टरनेट तौर पे ऑप्शन के तौर पर स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया था, उन्होंने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर वो पूरा ड्रिल कर चुके हैं और देख रहे हैं, उसके अलावा वो ब्रेक थ्रू हो चुका है। ठीक तो है इसके साथ मनीष, साथ एक बात अब की हम जानकारी आपको और अभी की दीजिए, तस्वीरें अगर ब्रेक दिखाएं। थ्रू हो चुका है एनडीआरएफ के और जवान पाइप मजदूरों तक पहुंच चुकी है, तो कितना वक्त लग सकता है इन मजदूरों के बाहर निकलने में? अब अंधेरा भी होने वाला है, क्या इससे कोई परेशानी बढ़ सकती है? प्राची, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा 2 पाइप्स 3-3 मीटर की है, और जब ब्रेक थ्रू का मतलब है कि मजदूर जो वर्कर्स हैं 41 वर्कर्स, वो आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल क्लियर हैं, और इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा गया। चूंकि वेल्डिंग का प्रोसीजर था, वेल्डिंग किया गया, वेल्डिंग सूखने में करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। आपको ध्यान होगा 1:30 से 2 बजे के लगभग इंडिया टीवी ने बहुत ही औपचारिक तौर पर इसे कंफर्म करते हुए जो उनके जो अंदर लोग हैं उनसे बात की थी, और फिर उसके बाद इस खबर को हमने दिखाया था। तो ये जो टाइम है करीबन 1:30 से 2 घंटे का, वो पूरा वेल्डिंग सूखने में लगता है। इसीलिए हमें कहा गया कि अब से थोड़ा देर और लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, जब ये एक एक करके ये बाहर की तरफ आएंगे, और इसी की तैयारी भी की जा रही है। और इसीलिए ठीक सामने आप देखें तो एम्बुलेंस करीबन 20 से 25 की संख्या में यहाँ पर तैयार कर ली गई है। उसके अलावा जो यहाँ साथ में एनडीआरएफ के जवान जो दूसरे लेवल के हैं, मतलब एक जो कि पूरे अपने इक्विपमेंट्स और साथ में सामान के साथ तैयार थे, वो अंदर जा चुके हैं। लेडर, उसके अलावा छोटी सीढ़ी, विंच, हुक की रोप, ये सब लेकर जो कि अंदर की तरफ गए। उसके अलावा सेकंड लेवल जो है, सेकंड एनडीआरएफ के जवान वो यहाँ पर खड़े हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अंदर जहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है टनल के अंदर, वहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल सेटअप किया गया है, और पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह अंदर मौजूद हैं। जब वो बाहर आएंगे, यहाँ पे फूल मालाएं सब मंगवा ली गई हैं, ताकि जब ये वर्कर्स एक एक करके बाहर आएँ, ताकि उनका स्वागत किया जा सके, और फिर उनके बाद उनके परिवार के साथ, ये देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं, और 41 परिवार के लोगों को ये कह दिया गया है कि आप सामान लेकर बिल्कुल रेडी रहिए, अलर्ट रहिए। जैसे ही वो आएंगे उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, और प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको यहाँ से 45 किलोमीटर दूर चिनियाल सौर एक जगह है, वहां पर हॉस्पिटल 41 बेड का तैयार किया गया है, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और एक और बात, अगर कोई भी वहां पर किसी की तबीयत खराब होती है और उसको इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसलिए चिन्याली सौड़ में एक चिनूक हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। उसके अलावा जो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर बिल्कुल अंतिम चरण में अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मनीष पहुंच चुका है। इंतजार उस पल का किया जा रहा है जब एक एक करके मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा, और वो सुखद तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। पूरा देश देखेगा कि कैसे 17 दिन का संघर्ष रंग लेकर आया है। मनीष, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, जिनसे हम समझेंगे कि ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था और इसे पूरा होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल टनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमित कुमार वर्मा टनल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जेके बंसल पूर्व मेंबर एनडीए में मेरे साथ हैं स्टूडियो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत अमित कुमार वर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था, और इस ऑपरेशन में जितने भी मुश्किलात आए, क्या उसे इतने दिन में कवर कर लेना एक रिकॉर्ड है, या कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है रेस्क्यू बलों का हमारा जो काम है ये? जी नमस्कार। ये सच में आज बहुत हर्ष का दिन है कि 17 दिनों के इतनी मुश्किल कोशिश के बाद आखिर मजदूर आज बाहर आएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये टनल जहाँ पर है, जो सिलकियारा और बारकोट, इनके 2 एंट्रेंस है। पालगांव गांव है ये उत्तरकाशी में। तो ये हिमालय के एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कहते हैं उसके बहुत ही नजदीक है, जहाँ हर दिन कम स्केल पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये, और इसके कारण जो वहाँ के जो पत्थर हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो शियर्ड हो जाते हैं और फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। जो एक डेब्रिस जो आज हम देख रहे हैं, डेब्रिस मटेरियल के रूप में वो टनल के अंदर गिर गए हैं। तो ये वहाँ का रेगुलर फिनोमेना है, रेगुलर होता रहता है, वहाँ पे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर उन्होंने ड्रिल करके और मजदूरों को निकाल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बिना कुछ जान माल के हानि के निकाला है उन्होंने। तो ये टोटल जो है 4.5 किलोमीटर का टनल है, और इसमें 270 मीटर दूर पर जाके ये 40 मजदूर फंसे हुए थे, और 270 मीटर पे ये रॉकफॉल हुआ है। और हमें जहां तक मालूम चला है, ये इसके अंदर एक लैटिस गर्डर होता है। लैटिस गर्डर मतलब जो रेल की पटरी होती है, उसको मोड़ के टनल के शेप में लगाया जाता है वहां पे, उसके छत पे, टनल के चारों तरफ सरफेस पे।
वो भी शायद टूट गया, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। जब हम एक्सपर्ट अंदर जाएंगे टनल के तब बताएंगे। अगर वो टूट गया है, इसका मतलब कितने मास कितने वेट से वो मलबा नीचे गिरा होगा कि गर्डर भी टूट गया है। हम्म। तो वो एक अपने आप में मतलब बहुत बहुत अच्छा संदेश नहीं है। और तकनीकी रूप से हमारा कहीं ना कहीं कहीं कमी हुई है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। और दो तीन जो मुख्य बिंदु हैं जहां मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। एक, जनरली जब इतना लंबा टनल बनाते हैं तो एडिट बनाते हैं हम, जो स्केप टनल कहते हैं, जैसे मैं हमने इन रोहतांग। पॉइंट्स पर आपके पास आऊंगी डॉक्टर अमित कुमार जी, मैं समझूंगी कि कैसे ऐसे हादसों को टाला जा सकता है और जब टनल बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड पर चल रहा है उस पर चर्चा कर लेना अभी ज्यादा जरूरी है। इन तस्वीरों पर चर्चा कर लेना ज्यादा जरूरी है। तकरीबन 400 से ज्यादा घंटे का वक्त बीत चुका है। ऐसे में ये देखना कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, ऐसे में ये परख लेना कि कैसे मजदूर जो हैं वो जल्द से जल्द बाहर आए, ये सबकी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को पूरा किया जा रहा है। जेके बंसल जी, ऐसे वक्त में जब ऐसी खबर आती है कि टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर हैं और उनकी जान बड़ी कीमती है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में ये तक नहीं पता कि आपको अंदर कैसे दाखिल होना है, मजदूरों से कैसे संपर्क साधना है, उसे पूरा करने में कितनी चुनौतियां आती हैं और कैसे अपने आप को तैयार किया जाता है? चुनौतियाँ बहुत आईं। और जो सबसे पहली बात थी कि जो 4 इंच के और 6 इंच के पाइप गए हैं उनके थ्रू संपर्क साध लिया गया था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया जिससे उनकी हेल्थ, वहाँ की क्या कंपोजिशन है, क्या गैसेस हैं और कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ये तो रहा इस बात के लिए। तो उनकी हेल्थ, उनके लिए खाना पीना कपड़ा वो सब कुछ अच्छे से हुआ है। अब बात है ये कि फाइनल ऑपरेशन के लिए, फाइनल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें जो रैट माइनर्स हैं उन्होंने करीब 40 लोग उसमें लगे हुए हैं, खासकर वो झांसी से हैं। और ये देखरेख में हो रहा है मद्रास सैपर्स, जो इंजीनियर्स हैं उनको बहुत तजर्बा है, माइनिंग का भी बहुत तजर्बा है। माइंस ले करते हैं, वो माइंस को निकालते हैं, युद्ध के मैदान में पुल बनाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब ये मैनुअल किया गया, तो मैनुअल कल ही शुरू किया था सुबह, और ये इसको करीब 2-3 दिन का टाइम सोते थे, पर लेकिन उन्होंने समय से बहुत पहले कर लिया है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा पाइप क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि जो रैट माइनिंग होती है उसमें छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं, तो उसमें दीवार में होल करने के बाद में 1-2 मीटर की जगह बची होगी जिसमें छोटे छोटे होल हो गए हैं। और जब छोटे छोटे होल हो गए हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन बातचीत हो रही होंगी, लेकिन वो जो उसके बीच का जो होल के बीच का जो मलबा है या उसमें जो सरिये हैं उनको निकालने में हो सकता है समय लग रहा हो। और जब एक बार ये हो जाएगा तो पहले से ही मॉक ड्रिल किया हुआ है, जो एनडीआरएफ के जवान हैं पहले से ही व्हील्ड स्ट्रेचर तैयार हैं, स्ट्रेचर के ऊपर उनको लिटाया जाएगा। ऑलरेडी जो पाइप 90 सेंटीमीटर का है 900 mm का, उसके थ्रू लाया जाएगा। और जैसा कहा गया है कि वहाँ पे आते ही उनका मेडिकल जांच होगा। वहाँ पे 6 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है क्योंकि आते ही देखा जाएगा। और उसके बाद में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि वहाँ से लेकर के जो 35 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, 41 बेड हैं, वहाँ तक ले जाया जाएगा। 41 एम्बुलेंस हैं, हर एम्बुलेंस के साथ में एक एनडीआरएफ का जवान होगा और जो फैमिली मेम्बर है वो भी उनके साथ ट्रैवल करेगा। तो इस प्रकार से उनको जो है, और वहाँ पे जाने के बाद जब उनकी मेडिकल कंडीशन जब स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद ही जो उनके रिश्तेदारों को ले जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि अभी वो वहाँ पे इतने दिन से थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनका फिजिकल स्टेटस क्या है, इन चीज़ों को, या किसी को किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं हुई है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे तब उनको वहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, कुछ ये भी है कितना समय लगेगा केस के आने में, कोई 2 मिनट कहता है, कोई 10 मिनट कहता है। लेकिन जब पहला जो अपना श्रमिक वीर है वो वहाँ से उससे स्ट्रेचर के थ्रू आएगा और उसका टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा कि हाँ, तो इसमें जो पहले सोचा गया था, जब ये पाइप डालना शुरू किया था तो उस समय ये सोचा गया था उसमें क्राउलिंग करके आएंगे वो, लेकिन फिर बाद में ये स्ट्रेचर बनाया गया। और स्ट्रेचर को जो है उसमें एनडीआरएफ के जवान जाएंगे, उनको स्ट्रेचर पर लिटाएंगे, स्ट्रेचर को पाइप के अंदर रखा जाएगा, एक आगे से जवान खींचेगा, एक पीछे से उसको धकेलेगा। तो इस प्रकार से करते हुए वो उनको बाहर सुरक्षित और बिल्कुल ठीक तरीके से ला करके, और वहाँ पे जब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा जैसे बताया गया है पहले से। जो हमारे वीके सिंह साहब में मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं, उनका स्वागत करेंगे और हौसला बुलंद होगा उनका, और ये ऑपरेशन
अभी जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी 2-3 घंटे का समय इसमें लग सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी समय लग सकता है। जहां 17 दिन का इंतजार किया, वहां 2-3 घंटों का इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इंतजार भी सुखद है, क्योंकि अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्द मजदूरों का सामने आना शुरू हो जाएगा। जो हमारे अंदर फंसे हुए वर्कर्स हैं, उनका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सत्येंद्र जी, अभी जो आखिरी वक्त में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये माना जा रहा है कि जो पाइप है वो अंदर तक डाल दी गई है। हालांकि 2 मीटर की दूरी अभी भी है, ऐसा एनडीएमए की तरफ से कहा गया है। आखिरी वक्त में क्या चीजें देखी जाती हैं, या आखिरी वक्त में कोई परेशानी ना आए, इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाता है टनल के अंदर? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा एनडीएमए, एनडीआरएफ और जो भी हमारे भारतीय सेना के जवान हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम लोग लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब तो मात्र 2 मीटर की दूरी, जैसा आपके चैनल से पता चल रहा है, कि वही बची है और उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, ऐसा हम पूरे देशवासियों का विश्वास है। अब जो जगह बची है उसमें केवल ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जो मलबा 2 मीटर के बराबर बचा है उसको हम सावधानी के साथ बाहर निकाल लें, उससे किसी को क्षति ना हो, किसी को कोई मानवीय क्षति ना हो, या जो अंदर हमारे श्रमवीर हैं उनको किसी प्रकार की उसकी चोट ना पहुंचे। और इसको अगर आपको याद हो प्राची, परसों भी मैंने आपके चैनल पे ये बात बताई थी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ही इसका एकमात्र अच्छा सुझाव है। जनरल बंसल भी उस समय हमारे साथ डिबेट में थे, और मैंने बताया भी था कि इसको एक कंप्रेसर या हाइड्रोलिक कंप्रेसर से काटा जाए और बकेट की सहायता से, और ऑक्सीजन तो निरंतर बदस्तूर जारी रहेगी वहां पे, और बकेट की सहायता से उस मलबे को बाहर निकाल लिया जाए। तो अंततः यही एक सॉल्यूशन सबने ढूंढा, और रेड माइनर्स ने भी यही सुझाव दिया, और हम लोग अब बहुत ही नजदीक तक, श्रमवीरों के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। और बस केवल हमें सावधानी ये रखनी है कि जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं 2 मीटर की, उसमें बहुत सावधानी के साथ करें ताकि मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। आप जैसे कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ही सबसे ज्यादा सफल हो सकती थी, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए ही मजदूरों तक पहुंचा जा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं ये समझना चाह रही हूं कि जिन रेड माइनर्स का इस्तेमाल हमने कल किया, क्या उनका इस्तेमाल इससे पहले किया जा सकता था? क्या उन्हें पहले बुलाया जा सकता था, या मशीनों की जरूरत थी? इतना मलबा था कि पहले मशीनों से हटाना जरूरी था? ये सभी चीज ठीक है। पहले मशीनों से हटाना आवश्यक इसलिए था कि क्योंकि एकदम से हमें इस कार्य को अंजाम देना था, तो मशीन का विकल्प हमारे लिए बहुत अच्छा था। मशीन लगानी उचित रही, और मशीन ने कुछ तो कार्य किया ही है। और देखिए, मशीन जब भी कोई यूज होती है, कोई भी प्रयोग होता है, उसमें खराबी आ सकती है। हम कार भी चलाते हैं, कोई वाहन भी चलाते हैं, उसमें भी यदा कदा खराबी आ ही जाती है। रेड माइनर्स का भी हम बुला सकते थे, लेकिन उस समय चूंकि मशीन हम प्रयोग कर रहे थे, तो ये था कि रेड माइनर्स थोड़ा पीछे चले गए थे उस निर्णय में, और मशीन का सुझाव ही उस समय यथोचित और सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा, और इसलिए उसको लगाया गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि रेड माइनर से संपर्क उसी समय साध लिया अवश्य गया होगा, ताकि उनको कह दिया गया होगा कि जरूरत पड़ी तो आप तैयार रहें, और तभी देखिए झांसी से वो समय पर आ गए। तो देखा जाए तो जो भी निर्णय वहां पे तत्कालीन लिए गए, और जो भी वहां पे मौजूद हमारे ऑफिसर्स थे, सरकारी लोग थे, उन्होंने जो निर्णय लिए, मैं समझता हूँ सारे निर्णय ठीक लिए गए। वर्टिकल ड्रिलिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैं खुद जियो टेक्निकल इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ आईआईटी में। तो वो मुझे उस पर थोड़ा सा शक तो था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में थोड़े से रिस्क इन्वॉल्व थे। और ये अच्छी बात है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को अब रोक दिया गया है तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल, देखिए सारे विकल्पों को लेकर काम किया जा रहा था, क्योंकि प्राथमिकता यही थी कि मजदूरों को जैसे तैसे बाहर निकाला जाए। एक लंबा वक्त खिंच गया, 17वां दिन है, 17वें दिन आज बाहर निकल सकते हैं जो अंदर फंसे हुए वर्कर्स हैं, ऐसी संभावनाएं और ऐसी दुआएं पूरे देश में की जा रही हैं। डॉक्टर अमित, जो पाइपिंग के जरिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, ये आप दर्शकों को जरा समझाइए कि इन पाइपों का काम क्या था, कैसे ये सुझाव आया, या कैसे ये सोचा गया कि पाइपिंग के जरिए मलबे को हटाया जाएगा? मलबे को हटाना पाइप के जरिए जरूरी क्यों था? क्या रिस्क फैक्टर थे टनल के अंदर? जी, जैसे मित्तल जी ने बताया, जैसा मित्तल जी ने बताया कि पाइपिंग का विचार किया गया, वो इसलिए क्योंकि पहले
ये सोचा गया कि सिर्फ वहां मलबा होगा। तो अगर सिर्फ मलबा होता है तो हम पाइप को ड्रिल करते हुए हम मजदूरों तक पहुंच सकते थे, लेकिन वहां ये नहीं मालूम था कि वहां लोहे के गर्डर भी बीच में आ सकते हैं, या रॉक बोल्ट होता है जिसको हम टनल को स्टेबल करने के लिए हम 10 मीटर या 15 मीटर के रॉक बोल्ट लगाते हैं रूफ पे, टनल के रूफ पे। तो वो सारे रॉक बोल्ट गर्डर टूट के बीच में फंसे हुए थे। तो जब हम पाइपिंग करना हमने शुरू किया तो वो लास्ट में आके उस गर्डर में, लोहे के गर्डर में फंस गए। इसके बाद मालूम चला कि फिर हम आगे उस पाइपिंग को नहीं कर सकते जब तक उस लोहे के गर्डर को काटा ना जाए। तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग। सरकार ने सोचा कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। फिर एक तरफ से टीबीएम मशीन से भी साइड से टनलिंग करके टीबीएम मशीन स्टार्ट किया गया था करने, उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था। फिर दूसरी तरफ जो दूसरा जो एंट्रेंस है, बारकोड एंट्रेंस, उधर से ब्लास्टिंग भी करके दूसरी तरफ एंट्रेंस को ओपन करने की कोशिश की जा रही थी। तो सरकार ने 3-4 ऑप्शन रखे थे। जो भी फंसता है, जैसे पाइपिंग जहां फंस गई तो फिर दूसरा ऑप्शन देखा गया, मजदूरों को बुला के उसको अंदर रेल के माध्यम से पाइप के अंदर गए, फिर वहां लेजर कटिंग की। फिर बाद में आया कि अब बहुत कम दूरी बच गई है और ज्यादा अगर हम मशीन का यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ इंसिडेंट हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकता था। रूफ फॉल, अंदर जहां मजदूर है वहां की छत गिर सकती थी। तो धीरे धीरे कम डिस्टर्ब करके रॉक को सबसे कम डिस्टर्ब हम मैनुअल ड्रिलिंग से ही कर सकते हैं, मैनुअल से ही मेथड से कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े मिट्टी को हटाकर उस ड्रिलिंग से, पाइपिंग से हम बाहर लेकर आए हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन किए जा रहे थे और मुझे लगता है मैनुअल ड्रिलिंग लास्ट में थोड़े दूर बच गया था, उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था मैनुअल ड्रिलिंग करना। बिल्कुल, और ये मैनुअल ड्रिलिंग जो है ये कामयाब भी साबित हो रही है। आखिरी वक्त पर पाइप भी आई, उस पाइप को भी काटकर हटा लिया गया है और सिर्फ 2 मीटर का फासला है और ये 2 मीटर का फासला भी जल्दी तय कर लिया जाएगा। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड से भी एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आप तक देते रहेंगे, क्योंकि 17 दिन का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। बस कुछ ही दूरी पर मजदूर हैं जिन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज मुकाबला चल रहा है उन 41 जिंदगियों का जो बाहर निकलने वाली हैं। उनकी जो जंग है जिंदगी की, वो जीतने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द उनके बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लेकिन बंसल साहब, जैसा चर्चा हम इसमें आ रही अड़चनों के बारे में कर रहे थे, अभी आपको लगता है कि कोई अड़चन सामने आ सकती है? और जिन रेड माइनर्स का जिक्र अब हम कर रहे हैं, क्या उन्हें बुलाने में देरी हो गई? इससे पहले उनका इस्तेमाल किया जा सकता था? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय अड़चन के चांसेस कम हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई बार तो ये रिपोर्ट्स आई कि अंदर चले गए हैं एनडीआरएफ के जवान, कभी कहते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। जो रेड माइनर्स हैं वो छोटे छोटे होल करते हैं, होल के थ्रू हो सकता है जो वहाँ पर फंसे मजदूर हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन भी हो। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि रेड माइनर्स को पहले आना चाहिए था, नहीं, हर चीज़ जो है आजकल मशीन से की जाती है, फास्टर होती है मशीन और ज़्यादा भरोसेमंद होती है। और पहले जो मशीन शुरू की गई है शुरुआत में जो यहाँ से, तो उसने अच्छा काम भी किया है। और जो एक 90 सेंटीमीटर करीब 3 फीट के करीब ही होता है, वो बहुत बड़ा एक होल होता है, उसको मशीन ने हटाया और पाइप बहुत जल्दी अंदर जाता रहा। और अंदर जाने के बाद पहले एक पत्थर आया, बोल्डर, उसको भी जो है उसमें रुकावट आई, लेकिन वो भी कट गया। उसके बाद में जो गर्डल और जो सरिये आए, उसको मशीन काटने में नाकाम रही। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि 4 बार जो है इस तरह की अवरोध आए और मशीनें फंसी। पहली या दूसरी के बाद में ये जो विकल्प अभी सोचा गया है रेड माइनर का, ये सोच लेना चाहिए था, क्योंकि लास्टली जो मशीन थी अमेरिका की, जो ऑगर मशीन थी, वो ऐसी फंसी कि उसको निकालने के लिए ही करीब 24 घंटे लग गए। और हमारे जो इंजीनियर्स रेजिमेंट मद्रास इंजीनियर्स के सैपर्स आए, उन्होंने उनको प्लाज्मा कटर से काट के निकाला। निकालने के बाद में जो हमारे ये सैपर्स हैं उनकी देखरेख में करीब 40 जो रेड माइनर वहाँ से झांसी से आए और उन्होंने काम शुरू किया। वैसे कहा जाए तो आजकल जो पहले ज़माने में ये रेड माइनर्स जो माइनिंग के काम में होते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये चीज़ प्रथा बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें रिस्क होता था। मेघालय जैसी जगह में ऐसा रेड माइनिंग होता था। लेकिन
जब मशीन नहीं, क्योंकि मशीन फंस जाती है, वो देख नहीं पाती कि आगे क्या चीज़ है। रैक माइनर्स ने उन्होंने देखा कि अभी सरिया है तो उसको वेल्डिंग से काट दिया जाए, प्लाज्मा कटर से काट दिया जाए, काटने के बाद में छोटे छोटे वो सुराख जैसे जो समझो कि 90 जो सेंटीमीटर का है उसमें छोटे छोटे ड्रिल करके, ड्रिल का मतलब ये बिल्कुल एकदम कोई ऐसा नहीं, हाथ से वो ड्रिल मशीन जो होती है उससे ड्रिल करने के बाद में होल बना करके जब आप किसी तरफ चीज़ के होल कर देते हैं, आप देखते हैं कई बार दीवार के अंदर में होल किए जाते हैं, और जो कारपेंटर होते हैं जब वो कोई छोटा बड़ा होल बनाना होता है, छोटा छोटा होल करके और उसको काट करके चीज़ निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार से रैक माइनर्स ये काम कर रहा है। अभी जो कहा जा रहा है कि 2 मीटर है, तो मुझे लगता है कि 2 मीटर के थ्रू छोटे छोटे होल बना लिए गए हैं और होल के थ्रू कम्युनिकेशन जो वहाँ पे हमारे जो मजदूर वीर हैं उनसे कम्युनिकेशन हो गया है और अब जल्दी ही इसको भी हटा लिया जाएगा और हटाने के साथ साथ में अभी बिल्कुल, कोई इसीलिए खतरा उम्मीदें नहीं। और भी ज्यादा पुख्ता हो गई हैं कि मजदूरों तक पहुंच गई है रेस्क्यू दल की टीम, तो बातचीत या संवाद करने की कोशिश तो कम से कम हुई है और अब जल्द ही 2 मीटर का फासला भी तय कर लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी अंतिम चरण में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कभी भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ सकती हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, उत्तरकाशी से भी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम देते रहेंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स से जानेंगे कितना मुश्किल रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन और अभी आगे क्या क्या होना बाकी है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार चर्चा जारी है, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तरकाशी में फिलहाल ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपके सामने है। एक एक तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितने आखिरी वक्त में ये पहुंच गया है। यानी 41 दिनों का जो पूरा 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जो 17 दिन से ये पूरा काम चल रहा था, वो 17 दिन का काम आज पूरा हो सकता है और ये 41 की 41 जिंदगियां बाहर आ सकती हैं। अंतिम चरण में है। जो परिवार वाले इंतजार कर रहे थे, उन परिवार वालों का भी जो इंतजार है वो बस अब कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पलों में खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो मलबा हटाया जा रहा था उस मलबे को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और सिर्फ 2 मीटर का फासला है और इस 2 मीटर के फासले को भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा, बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही ये फासला तय होगा वैसे ही जो मजदूर हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो मजदूर हैं वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। किसी एक मजदूर को निकालने के लिए 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है, ये एनडीएमए की तरफ से बताया गया है और 3 से 5 मिनट में एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, ये देखने के लिए अस्थायी अस्पताल जो है वो फिलहाल बना दिया गया है। अस्थायी अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है टनल के अंदर ही। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी लगातार मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि आखिर इस टनल के अंदर इतना मुश्किल हालात पैदा क्यों हुए। डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल जी, बार बार जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब उम्मीद जाग रही थी कि आज शायद वो दिन आ सकता है, कुछ ना कुछ अड़चने सामने आ रही थी, वो अड़चने क्यों हो रही थी या ये इतना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों था? इस टनल के अंदर ऐसी क्या चीजें थी जो बार बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक रही थी? देखिए, पहले तो इसमें जो पूरी टनल डिजाइन की गई उसमें कुछ खामियां होने की पूरी संभावना दिखती है, उसकी प्रबल संभावना दिखती है और परंतु इस समय मजदूरों की जान बचाने का ज्यादा है। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। दूसरा, डिजाइन के अलावा जो हिमालयन जियोलॉजी है उसमें बहुत वेरिएशन है। उसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है हिमालयन जियोलॉजी के साथ वो ये है कि हमारी जो रॉक्स हैं वो बहुत ही कमजोर पहाड़ कहलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो पहाड़ हैं। तो ये अपने में एक चुनौती का कार्य होता है। और तीसरा एक कारण ये कि जो इसमें टनल बनाने में एक लाइनर इस्तेमाल किया जाता है जो एक लैटिस गर्डर के रूप में होता है, जो रेलवे के आई बीम की तरह से होता है, वो चारों तरफ लगना चाहिए। सामान्यतः जो टनल्स बनती हैं वो अंग्रेजी के डी अक्षर की आकार की बनती हैं और जो लाइनर लगाया जाता है वो पूरा ऊपर से घूमता हुआ नीचे बॉटम तक जाना चाहिए। और वो लाइनर के साथ साथ बीच बीच में जहाँ पे सॉइल हमारी कमजोर है वहाँ पे रॉक बोल्टिंग या एक सॉइल नेलिंग एक टेक्निक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी वो सॉइल नीचे ना गिर जाए। चूंकि टनल का काम ऐसा होता है, टीबीएम मशीन जो होती है वो उसको काटते हुए आगे बढ़ती रहती है और पीछे एक दूसरी टोली जो टीम होती है वो एक लाइनर लगाते हुए और उसको ऊपर से सॉइल को स्टेबलाइज करते हुए चलती है। तो इसमें इन एसओपी का पालन नहीं किया गया और
दूसरा, इसके साथ जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, मैं सुनाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सत्येंद्र जी, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। सत्येंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स ये जानकारी दे रहे हैं कि लापरवाहियां हुई इस टनल को बनाने में, और इस लापरवाही का खामियाजा ये है कि 17 दिन बीत गए, 17 दिन बाद भी अभी तक मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छी बात या खुशखबरी ये है, राहत की बात यह है कि अब मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है। जो रेस्क्यू दल बीते 17 दिन से काम कर रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जितनी परेशानियां रेस्क्यू दल के सामने आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि उन तमाम परेशानियों को दूर कर लिया गया है, उन तमाम परेशानियों को हल कर लिया गया है। और जो इंतजार 41 मजदूरों के परिवार कर रहे थे, उनके साथ पूरा देश कर रहा था, वो इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 400 घंटे का ये पूरा का पूरा इंतजार अब कुछ घंटों में आके सिमट सकता है। यानी कुछ घंटों बाद वर्कर्स जो 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर निकालने का काम हो सकता है। इसके लिए ऑर्गर मशीन पहले काम कर रही थी, लेकिन ऑर्गर मशीन में खराबी आई, उसके ब्लेड्स फंसे, उसके ब्लेड्स निकालने में 24 घंटे लगे। इसके बाद रेट माइनिंग का काम शुरू किया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स ने कल अपना काम शुरू किया। रेट माइनिंग बहुत तेजी के साथ की गई, छोटे छोटे होल्स बनाए गए और छोटे छोटे होल्स बनाकर पाइप को आगे धकेला गया। और आज दोपहर होते होते खुशखबरी पूरे देश के सामने आई कि मलबे को तकरीबन क्रॉस कर लिया गया है। एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गया कि दूरी सिर्फ 2 मीटर की रह गई है, यानी सिर्फ 2 मीटर तक पाइप को डालना अभी बाकी रह गया है। और जैसे ही ये पाइप अंदर जाएगी, वैसे ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो पहले ही टनल के अंदर जा चुकी है, वो मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर देगी। ड्रिल पूरी हो चुकी है, इससे पहले भी ड्रिल की जा रही थी। बाकायदा स्ट्रेचर पर लिटाकर खींचा जाएगा जो मजदूर हैं उनको, और उसे निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। उसके बाद जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे, वैसे ही अस्थायी अस्पताल का निर्माण टनल के अंदर कर दिया गया है कि अगर किसी को इमरजेंसी हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ चेकअप की जरूरत है, हेल्थ हेल्प की जरूरत है, तो उसे तुरंत दी जाए, कोई कमी ना रह पाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। ये कोशिश जो है वो की गई है। डॉक्टर अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो अभी की जो स्टेज है वो कितनी क्रूशियल स्टेज है, या मैं कहूं कि अभी से और कितना वक्त लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में? मैं डॉक्टर अमित जी आपके पास लौटूंगी। यही सवाल मैं डॉक्टर सत्येंद्र जी आपके पास लेकर आ रही हूं, क्योंकि अभी सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कितना वक्त और लग सकता है। तो ये स्टेज कितनी क्रूशियल है और यहां से मजदूरों को बाहर निकालने में कितना वक्त लग सकता है तकरीबन? देखिए, मजदूरों की अमावस्या बस अब समाप्त ही होने वाली है। और इंग्लिश में एक कहावत है कि बियॉन्ड एवरी डार्क टनल देयर इज सनशाइन। तो ये कहावत अभी सच्चे अर्थों में चरितार्थ होने वाली है। और निश्चित रूप से ये समय बताना मुश्किल है कि कितना मिनट्स या कितने घंटे लगेंगे, लेकिन हम मंजिल तक लगभग पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब क्या, भविष्य में अब क्या, ये हमें अब सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा। खासतौर से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो टनल बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस सारे मिशन के बाद अब क्या। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अब समय आ गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ टनल सेफ्टी एक ऐसी डायरेक्टरेट की स्थापना हो, और भविष्य में जितने भी टनल बने वो कोई भी उस डायरेक्टरेट के बिना अप्रूव ना हो। चूंकि टनल, जो सुरक्षित टनल बनाने के जो एसओपीज होते हैं, चाहे उसमें एडिट्स का प्रोविजन किया जाए जिसमें पलायन किया जा सके, या उसके समानांतर एक कम व्यास की एक टनल बनाई जाती है और उसको बड़ी टनल के साथ जोड़ा जाता है, ताकि ऐसी विपदा या ऐसी कुछ परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो वहां से पलायन किया जा सके। एक इस प्रकार का कार्य किया जाए, और कोई भी टनल इन सब एसओपीज के बिना ना बने। इसके साथ साथ जिन मजदूरों की नियुक्ति ऐसे कार्यों के लिए हो, उनकी एक ट्रेनिंग और उनका एक सेमिनार, उनको एक मानसिक रूप से हमें तैयार करने की बहुत आवश्यकता है कि देखिए, ये जो कार्य आप करने जा रहे हैं, इसमें इस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, और ऐसी चुनौतियां आने पे आप क्या करें, ऐसी चुनौतियां आने पे आप क्या करें। जैसे फर्स्ट एड के भी जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनको हर प्रकार की चुनौतियों को
का सामना करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर ये सत्येंद्र जी, सबसे अच्छी बात यह है कि सिचुएशन में जो 41 मजदूर हमारे अंदर थे वो इतने बहादुर या इतना उनका बहादुर, बुलंद जी। हौसला था कि वो आज 17वें दिन भी डगमगाए नहीं, और उनकी तरफ से जितनी बार भी नहीं। संवाद किया गया उतनी बार जी। उन्होंने हौसला अफजाई की अपने परिवार वालों की, और उतना ही संबल बंधाया है बाहर मौजूद टीम की कि हम ठीक हैं, हमें बाहर निकाल लीजिए, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। ये सबसे सुखद बात रही इस रेस्क्यू सबसे ऑपरेशन सुखद की। समाचार यही है बिल्कुल, कि सबसे उनका मनोबल बिल्कुल कहीं उनका नहीं टूटा। मनोबल नहीं टूटा, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी लगातार बाहर से कोशिशें बाहर से प्रयास किए जा होती रहे रही। हैं। जी। डॉक्टर अमित जी, जिन हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, हम जिन कदमों की बात कर रहे हैं कि जब एक टनल बनती है तो हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, इतने इन एसओपीज का ध्यान रखना चाहिए, वो Recording in एसओपीज कैसे progress. काम करती हैं? SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें हम सारे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हिमालय जो है हमारा, हिमालय यंग माउंटेन है जैसा बताया उन्होंने, और ये पहली टनल नहीं है, इससे भी बड़ी टनल जो रोहतांग में हम लोगों ने अटल टनल के नाम से 9.2 किलोमीटर, और उसके आगे जोजिला टनल हम बना रहे हैं जो एवेलेंच कंडीशन में भी है, एवेलेंच है फिर भी हम उसके नीचे टनल बना रहे हैं। फिर हम अंडर वाटर टनल भी बना रहे हैं, कोलकाता मेट्रो को अंडर वाटर हुगली रिवर के नीचे से बना रहे हैं। तो इतने चैलेंजिंग अगर कंडीशन में हम ऑलरेडी टनल बन Recording रहा है start. इतने समय से, इसका मतलब टेक्निकली हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। जो एसओपी की बात है उसमें ही कहीं हमारा ह्यूमन एरर और नेचुरल एरर, दो एरर होता है। तो ये ह्यूमन एरर है या नेचुरल एरर है, ये तो जब हम टनल के अंदर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी मालूम चलेगा। अभी बाहर से ये नजर आ रहा है कि गर्डर टूटा है, इसका मतलब जो गर्डर की कैपेसिटी है उसके कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कैलकुलेट किया गया हो। जी। तो ये एक एसओएमई में प्रोसीजर में देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसा है। दूसरा होता है स्टैंडिंग टाइम। अगर हम बिना सपोर्ट के टनल को रखते हैं रूफ, तो कितने घंटे तक या कितने दिनों तक हम टनल को बिना सपोर्ट के रख सकते हैं, वो जी। आरएमआर रॉक मास रेटिंग से कैलकुलेट होता है। तो बिल्कुल उसमें भी डॉक्टर अमित कुछ और डॉक्टर SOP में हो सत्येंद्र सकता मित्तल है, जी, वो बहुत calculation- शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम ये जानकारी देने के लिए कि आखिर टनल में काम करना कितना खतरों से भरा होता है और अभी ये जो काम चल रहा है कितना मुश्किल था और इस मुश्किल को कैसे दूर किया गया।